कभी सोचा है कि अगर वेनम और जीटे का कोई बच्चा होता तो वो कैसे दिखता? 2009 में रेडिकल एंटरटेनमेंट ने भी शायद यही सवाल पूछा और जो जवाब मिला उसका नाम था प्रोटोटाइप। और ऑनेस्टली प्रोटोटाइप को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये कोई सुपर हीरो गेम नहीं है, ये कोई ओपन वर्ल्ड गेम भी नहीं है, ये सब कुछ है। ये वो गेम है जहाँ एक हुडी पहना हुआ बंदा मैनहट्टन में मार्क 5 की स्पीड से भागता है, अपने हाथ को तलवार में बदल लेता है, हेलीकॉप्टर्स गिराता है और पूरी यूएस मिलिट्री की फुद्दी गर्म करके रखता है और किसी रीजन से ये सब काम भी करता है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गेम की जो पेपर पे तो कंप्लीट नॉनसेंस लगती है, लेकिन जब तुम इसे खेलते हो यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई पीपल स्टिल लव दिस गेम। क्योंकि ऑनेस्टली आजकल जब हम पावर फैंटेसी की बात करते हैं तो अक्सर उनके साथ कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी आती है, जैसे कूल डाउन्स, स्टेमिना बार, स्किल ट्रीज। ओ प्लीज, आई हेट स्किल ट्रीज, इसके बारे में सब बात मत करना। बट प्रोटोटाइप को इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता था। इस गेम का सीन काफ़ी सिंपल था और भाई हमारा प्रोटैगनिस्ट क्या नहीं कर सकता। तुम बिल्डिंग पे स्पाइडरमैन की तरह दौड़ सकते हो, हल्क की तरह 50 फीट हवा में जंप मार सकते हो, वेनम की तरह अपने हाथों को जो मन करे उसमें बदल सकते हो। लेकिन भाई वेनम अपने हाथों को वेपन पे नहीं बदल सकता, वो तो राइड कर सकता। 2009 गेमिंग के लिए एक स्टैक्ड ईयर था। बैटमैन आर्कम असाइलम आ रहा था, असैसिन्स क्रीड 2 आ रही थी, इनफेमस भी रिलीज हुआ था और इन सब के बीच रेडिकल एंटरटेनमेंट ने टेबल पे एक हुडी पहना और डिप्रेस्ड वायरस रख दिया और किसी रीजन से इट वर्कड। प्रोटोटाइप टेक्निकली सबसे पॉलिश गेम नहीं था, उसके ग्राफिक उस टाइम के हिसाब से कुछ खास भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इस गेम में कुछ तो था। क्योंकि जब तुम मैनहट्टन में सबसे ऊपर वाले बिल्डिंग से जंप मारते हो और बिना किसी रीजन के एक हेलीकॉप्टर को WWE फिनिशर देते हो, तब तुम्हें जाकर रियलाइज होता है कि डेवलपर्स का मेन ऑब्जेक्टिव रियलिज्म नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ फन था। अब अगर हम इस गेम की स्टोरी की बात करें, हमारा प्रोटैगनिस्ट है एलेक्स मर्सर, जो इस गेम की शुरुआत में एक मॉर्ग में उठता है बिना किसी मेमोरी के। उसे याद नहीं है कि वो कौन है, उसके साथ क्या हुआ, और पूरा मैनहट्टन में मिलिट्री और इन्फेक्टेड क्रिएचर्स का वॉरजोन बना हुआ है। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ती है एलेक्स अपने पास्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और पता चलता है कि ब्लैक लाइट नाम का वायरस इस पूरे आउटब्रेक के पीछे का रीज़न है। इस वायरस से कनेक्टेड है जेंटेक नाम की कंपनी और ब्लैक वॉच नाम की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो हर टाइम सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलेक्स को एलिजाबेथ ग्रीन के बारे में पता चलता है, जो आउटब्रेक के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है, और यहीं से स्टोरी और भी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू होती है। कॉन्स्पिरेसीज, एक्सपेरिमेंट्स, मिलिट्री कवर अप्स और काफ़ी सारे प्लॉट ट्विस्ट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तब आता है जब एलेक्स को अपने बारे में पता चलता है, और ऑनेस्टली ये ट्विस्ट प्रोटोटाइप की सबसे मेमोरेबल चीज़ों में से एक है। स्टोरी परफेक्ट नहीं है, कभी कभी अननेसेसरी फील होती है, कैरेक्टर्स भी ज़्यादा मेमोरेबल नहीं है, लेकिन गेम का एटमॉस्फेयर मिस्टीरियस और केओटिक है, जो तुम्हारा गेम की एंड तक इंटरेस्ट बना के रखता है। और ऑल द प्रोटोटाइप की स्टोरी अच्छी है, लेकिन इसका जो असली रीजन लोग इसको इतना पसंद करते हैं वो था उसका गेम प्ले। अब हम बात करेंगे गेम प्ले और मैकेनिक्स की। गेम की सबसे स्टार्टिंग पावर में से एक है डिस्गाइज एबिलिटी स्पेसिफिकली ब्लैक वॉच सोल्जर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए यूज़ होती है, और ये काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि इसमें तुम किसी भी सिविलियन और ब्लैक वॉच एजेंट को कंज्यूम करके उनकी आइडेंटिटी चुरा सकते हो। कुछ हेलीकॉप्टर्स तुम्हारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, बस किसी कोने में घुसो और ब्लैक वॉच सोल्जर में ट्रांसफॉर्म हो जाओ और सब ठीक। हीट कम करने के अलावा सिविलियंस को कंज्यूम करने का कोई खास बेनिफिट है नहीं। तुम्हें एक डिस्गाइज मिलता है, थोड़ी सी हेल्थ मिलती है और बस। लेकिन ब्लैक वॉच सोल्जर को कंज्यूम करने के बाद तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। तुम्हें बेसिस में एक्सेस मिलता है, आर्मर्ड व्हीकल में आसानी से घुस सकते हो, एयर स्ट्राइक भी कॉल कर सकते हो, और कंज्यूम करने के बाद थोड़ी ज़्यादा हेल्थ भी मिलती है। तो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से सिविलियन डिस्गाइज से ज़्यादा बेनिफिट तुम्हें मिलिट्री डिस्गाइज देगा। और ब्लैक वॉच सोल्जर को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है, ये लोग इतने ब्रेन डेड है कि एक तरफ ये लोग हर चीज़ पे शक करते हैं और दूसरी तरफ इनके आसपास क्या हो रहा होता है इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। मैं एक सोल्जर के डिस्गाइज में आसमान से उड़ता हुआ आ रहा हूँ, दीवारों पर दौड़ रहा हूँ, 100 फीट ऊपर से सीधा नीचे ज़मीन पर जंप कर रहा हूँ बिना किसी स्क्रैच के, और फिर भी इन्हें कोई शक नहीं होता। और मैं खुलेआम इनको बुली भी कर सकता हूँ, अपने फेलो सोल्जर्स को परेशान कर सकता हूँ, इन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। और भाई मैं उल्टा इन पे इल्जाम लगा सकता हूँ कि ये हॉस्टाइल है और ये शायद मान भी जाए, और एआई के साथ बकचोदी करना और देखना कि तुम क्या कुछ कर सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब बारी आती है पावर्स की। एलेक्स के पास टोटल 10 अलग अलग एबिलिटीज़ है और हर एबिलिटीज़ के अंदर भी अलग मूव्स अपग्रेड्स है। और ऑनेस्टली सब कुछ अनलॉक करने के बाद सिर्फ तुम 2 चीज़ें ही करोगे, या तो तुम हर पावर के साथ एक्सपेरिमेंट करोगे या पूरी गेम सिर्फ 2 ही पावर्स का इस्तेमाल करोगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है। इन सारी पावर्स को तुम सिलेक्शन व्हील्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, और ये अच्छी बात है कि जब तुम व्हील खोलते हो तो टाइम स्लो हो जाता है, तो बीच फाइट में तुम आराम से अपनी म्यूटेशन सिलेक्ट कर सकते हो। क्लॉज तुम्हारी पहली प्रॉपर कॉम्बैट एबिलिटी है और ये देखने में भी कूल लगती है। ह्यूमनॉइड एनिमीज के अगेंस्ट यूज करने में काफी मजा आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मिड गेम में ये एबिलिटी थोड़ी पीछे रह जाती है क्योंकि उस टाइम तक तुम्हारे पास और भी पावरफुल ऑप्शन आ जाते हैं।
और एनिमीज भी काफी टैंकी हो जाते हैं। ऊपर से इसकी रेंज भी कुछ खास नहीं है, लेकिन एक चीज जो क्लॉस को रेलेवेंट बनाता है वो ग्राउंड स्पाइक। और ये मूव काफी इफेक्टिव ही नहीं, ये दिखने में भी कूल लगता है। टैंक्स और हंटर्स को तुम काफी इजीली डील कर सकते हो इसके थ्रू। इसके लिए तुम्हें कुछ सेकंड्स के लिए स्टेशनरी रहना पड़ता है, जो प्रैक्टिकल टर्म्स में हमेशा वर्थ इट नहीं होता, लेकिन ऑनेस्टली मैं इसको सिर्फ स्टाइल पॉइंट्स के लिए यूज करता हूँ। हैमर फिस्ट का पर्पस सिंपल है, सिर्फ तोड़ फोड़ मचाओ। हैमर फिस्ट मेरे को काफी पसंद है, ये स्पेशली व्हीकल के अगेंस्ट काफी डैमेज करता है, लेकिन एनिमेशन स्लो है और 1-on-1 सिचुएशन में हमेशा बेस्ट चॉइस नहीं होती। लेकिन अगर 2-4 हिट लग गए इसके तो सामने वाला 2 घूसों में खत्म है। और ऑनेस्टली हैमर फिस्ट की सबसे अच्छी बात है उनका वेट। हर अटैक में पावर फील होती है, हर पंच में इम्पैक्ट फील होता है, और इसके पावर के साथ जेन्युइनली क्रेजी मूव्स भी अनलॉक होते हैं, जैसे एल्बो ड्रॉप। अगर तुम इसको किसी बड़ी हाइट से परफॉर्म करो तो ये ऑलमोस्ट हर चीज़ को वन शॉट कर सकता है। और फिर आता है हैमर टॉस, जहाँ पे सिंपली तुम थॉर बन जाते हो लेकिन थोड़े सुपरमैन टाइप में, और ये भी काफ़ी चीज़ें वन शॉट करता है। जैसे कि अगर कोई हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे आ गया तो उसकी किस्मत खराब है। विप फिस्ट, एलेक्स के पास लॉन्ग रेंज ऑप्शंस भी है और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग है विप फिस्ट। पर्सनली मुझे वेपन से ज़्यादा एक टूल लगता है, मैं इसे डैमेज के लिए बहुत कम यूज़ करता हूँ। ये मेनली डिस्टेंस से एनिमी को खींचने के लिए और हेलीकॉप्टर को हाईजैक करने के लिए काम आता है। और अगर डैमेज के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इतना इंप्रेसिव नहीं है, कभी कभी लगता है कि तुम वेट नूडल्स मार रहे हो पुछ पुछ करके लेकिन यूटिलिटी के मामले में इसकी अपनी जगह है। ब्लेड। और फिर हम आते हैं उस पावर पे जो प्रोटोटाइप की सबसे आइकॉनिक एबिलिटी है। ऑनेस्टली ये गेम का बेस्ट वेपन है। आर्मर व्हीकल खत्म, सुपर सोल्जर्स खत्म, हंटर्स खत्म, बेसिकली जो कुछ भी तुम्हारे सामने आ रहा है ब्लेड उसका सॉल्यूशन आराम से निकाल सकता है। और इसी वजह से अगर तुम किसी से पूछो कि तुम्हें प्रोटोटाइप में तुम्हारी फेवरेट पावर कौन सी है तो वो ब्लेड ही बोलेंगे। अगली पावर मसल मास उन एबिलिटीज में से एक है जो पहली नजर में उतनी इंप्रेसिव नहीं लगती, क्योंकि टेक्निकली तुम्हारे हाथों किसी क्लॉज में कन्वर्ट नहीं करता, ना किसी ब्लेड में कन्वर्ट करता है। ये एलेक्स मर्सर को और ज्यादा वायलेंट बना देता है। नॉर्मल पंचेज अब ज्यादा हिट कर रहे हैं, गाड़ियां अब ज्यादा दूर तक उड़ रही है। और ऑनेस्टली इस पावर की सबसे अच्छी बात है कि तुम किसी भी रैंडम चीज को वेपन बना सकते हो। पोल वेपन, टैक्सी वेपन, पूरी कार ऑल्सो वेपन। और अगर कुछ भी ना हो तो तुम्हारे मुक्के काफी है। ये फ्लैशी नहीं है लेकिन ये काफी कूल दिखती है, पर ये काफी अंडररेटेड भी है। आर्मर का कॉन्सेप्ट सिंपल है, स्पीड के बदले सर्वाइवेबिलिटी। एलेक्स अपने पूरी बॉडी को आर्मर से कवर कर लेता है और सडनली बंदा रेजिडेंट इविल का फाइनल बॉस की तरह दिखने लगता है। इससे डैमेज काफी कम हो जाता है और हैवी फाइट्स में जेन्युइनली काफी यूजफुल है। प्रॉब्लम बस इतनी है कि आर्मर पहनने के बाद मूवमेंट थोड़ी स्लगिश फील होती है। और ऑनेस्टली प्रोटोटाइप का मूवमेंट इतना सेटिस्फाइंग है कि मैं पर्सनली आर्मर को ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि भाई मैं टैंक बनने ज्यादा मिसाइल बनना प्रेफर करूंगा। अगला है शील्ड, जो शायद इस गेम की सबसे भूली हुई एबिलिटीज में से एक है। ये काम करती है, अच्छा काम करती है, बस मैं इसे कभी यूज नहीं करता। लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग अगर तुम्हें कभी डिफेंसिव प्ले करना है, जो मैं नहीं करता, तो शील्ड तुम्हें काफी अच्छी एबिलिटी लगेगी। डेवेस्टेटर। और फिर हम आते हैं प्रोटोटाइप की सबसे खतरनाक पावर पे, डेवेस्टेटर। ये बेसिकली गेम का तरीका है बोलने का कि अब तो सब मरेंगे। डेवेस्टेटर एक इंसेनली पावरफुल अटैक है जिसको यूज करने के बाद तुम्हारी पावर भी कंज्यूम होती है, लेकिन बदले में पूरे एरिया को बर्बाद कर देती है। और ऑनेस्टली अगर तुम मेरे से पूछो कि प्रोटोटाइप की सबसे बेस्ट एबिलिटी क्या है, मेरा जवाब होगा मूवमेंट, क्योंकि मैनहट्टन में ट्रैवल करना ही इस गेम का आधा मजा था। बिल्डिंग्स पे दौड़ना, 300 फीट हवा में जंप मारना, एयर डैश करना, ग्लाइड करना, और फास्ट ट्रैवल का भी ऑप्शन लिटरली एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको यूज करना ऑलमोस्ट इंसल्टिंग लगता है। क्योंकि जब तुम सुपरमैन और स्पाइडरमैन की तरह हवा में उड़ सकते हो, तेज भाग सकते हो, तो तुम्हें मेट्रो पकड़ने की क्या जरूरत। अब गेम ने तुम्हें इतनी सारी एबिलिटीज तो दे दी, इतनी सारी पावर्स दे दी, तो गेम तुम्हारी फुद्दी गर्म करे कैसे। तो उसके लिए इन्होंने बनाए हंटर्स। और जब तुम पहली बार हंटर्स को देखोगे तो तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलेगी, ये तो बेसिकली इन्फेक्टेड नंगे पुंगे पिटबुल्स है भाई, जो नंगी पुंगी गांड लेके हमारे पीछे पड़ जाते हैं। इनकी एबिलिटीज है, ये फास्ट है, ये अग्रेसिव है और ये अनोइंग भी है। और जब ये ग्रुप्स में आते हैं तो सडनली तुम्हें याद आता है कि इस गेम में डॉज का बटन भी एग्जिस्ट करता है। और फिर आते हैं लीडर हंटर्स, जो नॉर्मल हंटर से ज्यादा बड़े और गुस्से वाले होते। ये जेन्युइनली डेंजरस है, इनके अगेंस्ट रैंडम बटन स्मैशिंग काम नहीं करती। हाइड्रास के बारे में अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं तो ये रिजेक्टेड रेजिडेंट इविल के बॉस लगते हैं। इनके साथ फाइट्स कूल लगती है लेकिन इरिटेटिंग भी। और फिर आता है सुप्रीम हंटर तुम बोल सकते हो कि इस गेम का मेन विलन, ये फाइनल बॉस है। इसके साथ फाइट कूल थी, काफी कूल थी, लेकिन इजी बिल्कुल नहीं। बट इज इट स्टिल वर्थ प्लेइंग इन 2026, 17 साल बाद भी? सरप्राइजिंगली यस। जेन्युइनली ग्राफिक्स ऑब्वियसली एज दिखते हैं, स्टोरी कभी कभी अननेसेसरी कंफ्यूजिंग हो जाती है, कुछ मिशंस भी रिपीटेटिव लगते हैं, लेकिन फिर भी प्रोटोटाइप जैसा फील कराने वाली गेम आज भी बहुत कम है। व्हाई प्रोटोटाइप 3 नेवर हैपेंड। और शायद प्रोटोटाइप फैंस के लिए सबसे सैड पार्ट भी यही है कि हमें कभी प्रोटोटाइप 3 नहीं मिली। प्रोटोटाइप 2 आई थी लेकिन वो कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं थी, और अनफॉर्चुनेटली उसके फेलियर के बाद रेडिकल एंटरटेनमेंट लॉस में चला गया और बंद पड़ गया। और
धीरे धीरे सीरीज ही गायब हो गई, जो ऑनेस्टली काफी बुरी बात है, क्योंकि आज के अनरियल इंजन 5 के जमाने में अगर एक प्रोटोटाइप गेम बने तो इट वुड बी क्रेजी, लेकिन फिलहाल वी कैन ओनली होप। फाइनल थॉट्स, प्रोटोटाइप परफेक्ट नहीं है, कभी था भी नहीं और बनने की कोशिश भी नहीं करी। स्टोरी वियर्ड है, बॉस फाइट भी फ्रस्ट्रेटिंग है, ग्राफिक्स भी एज्ड है, लेकिन जो एक चीज जो ये गेम परफेक्टली ऑफर करता है वो है फन, प्योर स्टूपिड रिडिकुलस फन, और कभी कभी बस वही काफी होता है। अब बारी है सर्टिफाइड साकू रेटिंग की। तो इस गेम की मैं स्टोरी को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। ट्विस्ट अच्छे थे लेकिन कभी कभी अननेसेसरी भी लगी। ग्राफिक्स को मैं दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। 2009 के हिसाब से तो ठीक ही थे, और आज भी आर्ट स्टाइल सरप्राइजिंगली अच्छा होल्ड अप करता है। साउंड ट्रैक को मैं दूंगा 8। गेम प्ले को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। 17 साल बाद भी तुम इस गेम को खेलोगे तो तुम्हें उतना ही फन देगा जितना तुम्हें फर्स्ट टाइम खेला था। तो इसकी टोटल सर्टिफाइड साकू रेटिंग है 8 आउट ऑफ 10, विच इज साकू सर्टिफाइड गेम। और अगर तुमने ये गेम नहीं खेली तो भाई तुम क्या कर रहे हो, जाओ खेलो अभी।